नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। तो लीजिए मित्रों, जैसा कि आज की कक्षा में हम देखने जा रहे हैं समास के भेद। समास के भेद अंतिम कक्षा में हमने समास को लेकर बात की, जिसमें हमने समास रचना, समस्त पद या सामासिक शब्द किस तरह से रहेंगे, समास का विग्रह क्या होगा, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद किस तरह से रहेगा, इन सारी ही बातों को हमने यहां पर भली भांति देखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग इस स्टार्ट के कंसेप्ट को, इस संकल्पना को जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए मित्रों कि समास में सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि किस तरीके से दो शब्द मिलके एक नए शब्द की रचना करते हैं, या उन दो शब्दों के बीच में जो भी विभक्तियां हैं उनका लोप होकर, जो युक्त चिन्ह है उनका लोप होने के पश्चात एक नए शब्द का जो निर्माण होता है वो अपने आप में समास कहलाता है। और किस तरीके से हम जो समस्त पद या सामासिक शब्द निकलकर आता है उनमें से एक एक अंग को अलग करते हैं, तो उस रचना प्रक्रिया को हम यहां पर समास विग्रह कहेंगे। इस तरह से हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी इसको पुष्ट करने का प्रयास किया, और यहां पर आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से जो है समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह, और हमने इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समास किस तरह से बनता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगा, इसकी परिभाषाएं और उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। और अंतिम कक्षा में आज आप जो है तरीके से इस चीज को समझ भी पाए होंगे, इस संकल्पना को जो है बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। हमने तत्पश्चात समास कितने प्रकार के हैं, उन सभी 6 प्रकार के जो मूल भेद है उन मुख्य भेदों को हमने जाना, और हमने ये भी देखा कि कौन सा पद किस किस समास में जो है वो प्रथम रहता है और कौन सा गौण रहता है, कौन सा प्रधान रहता है, कौन सा गौण रहता है, किस तरीके समास में दोनों ही पद प्रधान रहते हैं, कहां पर बिल्कुल दोनों ही पद प्रधान नहीं रहते हैं। इस तरीके से उस कंसेप्ट को भी मैंने यहां पर समझाने का जो है प्रयास आपको किया। अब हम चलते हैं समास के भेदों की ओर, तो जिसमें सबसे पहले जो आपका समास मैंने बताया था वह है अवयवी भाव समास को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट मैं यहां पर आपको पुनः समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से संधि और समास में जो है वो अंतर पाया जाता है, कि संधि और समास में क्या भला अंतर हो सकता है। तो लीजिए, आज की कक्षा में हम सर्वप्रथम इस कक्षा को आगे ले जाने से पहले बात करते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर हो सकता है। इससे पूर्व, समास से पूर्व हमने संधि को लेकर भी बात की थी कि संधि किस प्रकार से जो है इसके प्रकार है, उदाहरणों के माध्यम से कौन कौन से नियम है, किस प्रकार से संधियां हो सकती है, उन सारी बातों की बात की। अब हम समास को ले रहे हैं तो उन दोनों में एक बार भेद कर लें कि वाकई में इन दोनों में मूल अंतर क्या रहेंगे। तो लीजिए, हम बात कर रहे हैं यहां पर संधि और समास में अंतर को लेकर। संधि व समास में अंतर। तो एक साइड तो मैं यहां पर लिखूंगा संधि और दूसरी साइड लिखूंगा मैं यहां पर समास। तो लीजिए, हम बात करते हैं यहां पर संधि और समास की, जिसमें प्रथम जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है। इधर अगर समास में बात करें तो समास में दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है। इस तरीके से ये एक पहला मुख्य भेद यहां पर नजर आया है
कि इसमें वर्णों का मेल होगा और नए शब्द की रचना होगी, विकार उत्पन्न होगा, और यहां पर दो शब्दों का मेल होता है और एक नए समस्त या समासिक पद का जो है निर्माण यहां पर होता है। अब देखिए दूसरा भेद, संधि में अधिकांशतः संधि जो है वो अधिकांशतः संधि अधिकांशतः तत्सम शब्दों में ही होती है, तत्सम शब्दों में ही होती है। ओके, और ये जो संधि रहेगी वो अधिकांशतः है, अधिकांशतः तत्सम शब्दों में ही रहेगी। और यहां पर हम बात करें समास में, तो समास में ये पहला फर्क, और दूसरा फर्क जो है हम बात कर रहे हैं कि समास जो है संस्कृत तत्सम तद्भव तत्सम तद्भव उर्दू हर प्रकार के शब्दों में हो सकता है, हर प्रकार के शब्दों में समास प्रक्रिया जो है वो हो सकती है। ये इसका दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरे डिफरेंस में हम बात करें तो संधि में स्वर व व्यंजन का लोप होता है, का लोप होता है। इधर समास में विभक्तियों या शब्दों का लोप। ओके मित्रों, यहां पर देखिए संधि में स्वर व व्यंजन का लोप होता है और समास में विभक्तियों या शब्दों का लोप जो है वो होता है। ठीक है, फिर देखिए चौथा भेद, संधि में समास हो ऐसा आवश्यक नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं होता, ऐसा आवश्यक बिल्कुल नहीं होता। संधि में समास हो ऐसा आवश्यक नहीं होता, ठीक है ना। और समास में अर्थात कह सकते हैं कि समस्त पद में संधि हो सकती है। ये कुछ मेजर डिफरेंस है यहां पर संधि में और समास में, जिसमें मैंने आपको पढ़ा रहा हूं कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, समास में दो शब्दों का मेल होता है, सीधी सी बात है। सेकेंड है संधि अधिकांशतः तत्सम शब्दों में ही होगी, बट समास संस्कृत तत्सम तद्भव उर्दू हर प्रकार के शब्दों में जो है हो सकती है, हो सकता है समास। ठीक है, फिर संधि में स्वर और व्यंजन का लोप होगा और समास में विभक्तियों या शब्दों का जो है वो लोप होता है। फिर है संधि में समास हो ऐसा आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है कि संधि में जो है समास हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और समस्त में संधि और समस्त पद में जो है संधि हो सकती है, समस्त पद में संधि हो सकती है। ठीक है,
इस तरीके से ये मेजर डिफरेंस है संधि और समास में। और हम यहाँ पर संधि पढ़ी, संधि के बाद हमने समास को यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने मेजर बातों का यहाँ पर अध्ययन करते हुए दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर, मूलभूत अंतर क्या हो सकते हैं उनको लेकर बात की। इन 4 मुख्य अंतरों को आप देख लें एक बार और हम फिर आगे चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है मित्रों की ये कंसेप्ट आपको यहां पर समझ आ रहा होगा कि संधि और समास में मुख्य अंतर क्या हो सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल हमने समास के जो 6 भेद थे उसके बारे में कुछ विशेष पहचानों को लेकर बात की थी। आज हम एक एक समास को यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो समास है अपना वो है अवयवी भाव समास। उस अवयवी भाव समास की परिभाषा, प्रकृति, किस प्रकार से वो एक व्यवहारिक व्याकरण के दृष्टिकोण से कार्य करता है, उसके तमाम उदाहरणों के माध्यम से, परिभाषाओं के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। लीजिए अवयवी भाव समास। अब देखिए हमारे सामने है अवयवी भाव समास। जैसा कि इस समास से ही पता चल रहा है कि अव्यय, जो लिंग, वचन, कर्ता, कारक से किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, उसे हम अव्यय कहते हैं। वो हमेशा अपनी ही गति में रहता है, अपनी प्रकृति में रहता है। किसी भी प्रकार के व्याकरणिक परिवर्तन पर इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं, अर्थात अवयवी भाव समास। उससे संबंधित है ये। जिस समास में पहला पद प्रधान हो, मैं ये जो है ये कंसेप्ट कल ही क्लियर कर चुका हूं कि अवयवी भाव समास में पहला पद जो है वो प्रधान होता है। और हम बात कर चुके हैं कि पहला पद और उत्तर पद, 2 पद होंगे किसी भी शब्द में, किसी भी समास की रचना प्रक्रिया में 2 पद रहते हैं, और यहां पर जो पहला पद रहेगा अवयवी भाव समास में वो प्रधान रहेगा। इस बात को भली भांति जांच ले। कई बार एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अवयवी भाव समास में कौन सा जो है पद जो है वो प्रधान रहता है, तो ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों कि पहला पद जो है अवयवी भाव समास में प्रधान रहता है। पहला पद जो है वो प्रधान रहेगा, पहला पद प्रधान, अर्थात इसे हम पूर्व पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्व पद भी कह सकते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय। जैसा कि मैंने बताया लिंग, वचन, कर्ता, कारक आदि के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा, उसे हम अव्यय कहेंगे। वो अपने आप में एक क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ये मुख्यतया उसमें जो है विशेषताएं रहेगी, उन्हें हम अवयवी भाव समास जो है वो कहेंगे। जैसे यहां पर कुछ शब्द है, प्रतिदिन, भरसक। इसमें देखिए प्रति और दिन, भर और सक, ठीक है ना, ये 2 शब्द निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहां पर ये चीजें समझ में आ रही है। प्रति और दिन, ये प्रति जो है अपने आप में एक अव्यय है, उपसर्ग भी कह सकते हैं इसे, भर भी अपने आप में उपसर्ग कह सकते हैं इसे, अर्थात से अवयवी भाव जो अव्यय भी है वो कह सकते हैं। इस तरीके से ये 2 शब्दों से मिलकर एक नया शब्द निकल के सामने आ रहा है, और यहाँ पर अवयवी भाव समास पहला पद प्रधान होते हुए इसे हम अवयवी भाव समास कह सकते हैं, उसका उदाहरण कह सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। अवयवी भाव समास की अन्य परिभाषाएं, लक्षण, विशेषताएं इस प्रकार है, ठीक है। आगे हम देखेंगे और भी अवयवी भाव समास की जो परिभाषाएं हैं या इसके लक्षण है, इसके पहचान है। लक्षण के साथ से हम पहचान भी कह सकते हैं कि इसकी पहचान के माध्यम से भी हम जो है इसके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों की अवयवी भाव से समास से पूछे जाने वाले प्रश्न हमेशा डिफिकल्ट रहते हैं, और इसका विग्रह करना भी अपने आप में क्लिष्ट रहता है। इसलिए आज हम तमाम उदाहरणों के माध्यम से, परिभाषाओं के माध्यम से, इसके कुछ पहचानों के नियम और विशेषताओं के माध्यम से इस अवयवी भाव समास को यहां पर सुस्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ विशेषताएं इसकी, जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो, ये तो मैं कह ही चुका हूं, पहला पद प्रधान हो या पूर्व पद प्रधान हो, वह अव्यय हो तथा उसके योग से संपूर्ण पद अव्यय बन जाए। जैसे ही उसके योग करेंगे तो वो संपूर्ण पद क्या बन जाएगा? अपने आप में अव्यय बन जाता है। उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवयवी भाव समास यहां पर कहेंगे। अव्यय और उपसर्ग, पूर्व पद अव्यय होने के कारण उसका रूप कभी नहीं बदलता। ध्यान रखें, पूर्व पद हमेशा अवयवी भाव समास में क्या होगा कि पूर्व पद
अव्यय होता है और अव्यय होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है, उसका रूप जो है वो कभी नहीं बदलता है, परिवर्तित नहीं होता है। ध्यान रहे, किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं हो पाएगा, चाहे व्याकरण दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार का परिवर्तन वहां पर हो जाए। फिर जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे एक शब्द धीरे धीरे, अब ये शब्द है धीरे धीरे, जैसे कि एक शब्द है यहां पर धीरे धीरे, देख जैसे यहां देख लेते हैं अपन इसे, एक शब्द है धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब इस धीरे धीरे शब्द के आगे यदि मैं लड़का धीरे धीरे चलता है, फिर मैं कर दूं लड़की धीरे धीरे चलती है, तो क्रिया में देखो फर्क आ गया, चलता का चलती हो गया, लेकिन धीरे धीरे एज इट इज है। या मैं कह दूं कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे चलते हैं, अर्थात तीनों ही स्थिति में धीरे धीरे अपनी जगह पर स्थिर है, और बाकी जो भी यहां पर जो है चेंजेस जो है लिंग के कारण है, वचन के कारण है, वो चेंजेस यहां पर क्रिया में चेंजेस नजर आ रहा है, लिंग में चेंजेस आ रहा है। लेकिन यहां पर अव्यय शब्द जो है, ये जो क्रिया विशेषता है, जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण अव्यय है, ये किसी भी प्रकार से कोई चेंजेस यहां पर नहीं आ रहा है, अर्थात इस तरह के अव्यय होंगे वो किसी भी रूप में जो है तब्दील नहीं होंगे, चाहे उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन रहे। फिर देखिए, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्राय अव्यय होता है, किंतु कभी कभी अपवाद स्वरूप पहले पद संख्या या विशेषण भी हो सकते हैं। ध्यान रखें, अपवाद स्वरूप कभी कभी पहला पद संख्या या विशेषण वाचक भी हो सकता है, इस बात का भी विशेष ख्याल रखें। संख्यावाचक या विशेषण भी हो सकता है। ऐसा हिंदी समास में ही होता है। किसमें होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ हिंदी समास में ही होता है, संस्कृत समास में नहीं। संस्कृत समास में ऐसा नहीं होगा, खासतौर से हिंदी समास में ही ऐसा होना पाया जाता है। ठीक है, जैसे भरपेट, हाथों हाथ, दिनों दिन, घर घर, हर घड़ी। अब जो ये भरपेट है, इसमें देखिए यहां पर जो है ये भर है, यहां पर ये जो भर है ये अपने आप में एक अव्यय है। क्या है ये? अव्यय है। भर जो है ये अपने आप में अव्यय है। फिर यहां पर जो हाथ है, ये दिन है, ये घर है, ये अपने आप में क्या है? संज्ञा है, संज्ञा रूप है। क्या है? संज्ञा है। और यहां पर जो हर है, हर घड़ी, हर जो है वो अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है, अर्थात ये विशेषण है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप पहले पद संज्ञा या विशेषण भी हो सकता है। तो ये कुछ उदाहरण है जिनके माध्यम से हम देख रहे हैं कि अव्यय भी आ रहा है, विशेषण भी आ रहा है और संज्ञा रूप भी यहां पर देखे जा रहे हैं पूर्व पद में, जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण रहते हैं। फिर देखें संस्कृत शब्द में, यह, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण, व्यर्थ, इनके प्रथम शब्द क्रमशः यथा है, प्रति है तथा वी है। वी धन अर्थ, प्रतिदिन दिन, आ धन मरण, वी धन अर्थ। इस तरह से यथा धन शक्ति, यथा, ये सारे क्या है? यहां पर जो है ये अव्यय होते हैं और इन्हीं अव्यय को देखते हुए हम ये घोषित करते हैं कि यहां पर अव्ययी भाव समास का ये एग्जाम्पल जो है वो रहेगा। इन लक्षणों, विशेषताओं के आधार पर हम जो है अव्ययी भाव की समास की पहचान जो है वो मित्रों कर सकते हैं। एक बार इस स्लाइड को आप भली भांति देख ले और जान ले कि किस प्रकार के इसके नियम रहते हैं, विशेषताएं रहती हैं, अव्ययी भाव समास किस तरीके से एक व्यवहारिक व्याकरण दृष्टिकोण से कार्य करता है। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों कि यहां पर ये अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल जो है आप भली बात समझ पाए होंगे और इन्हें बार बार पढ़ना है, इन लक्षणों को, इन विशेषताओं को ध्यान में रखना है, इन पहचान को ध्यान में रखना है, ताकि आप जो है अव्ययी भाव समास को अच्छे तरीके से जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो है वो पहचान पाए और एक सही उत्तर की पहचान कर पाए।
ताकि आपके जो भी अंक हो वो प्लस में होते जाए। नेक्स्ट कुछ और पहचान और नियम, जैसे कि देखिए द्विरुक्त शब्द मतलब कि जो आवृत्ति हो, जिसमें दो शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, जैसे कि वो अव्ययी भाव बहुधा अव्ययी भाव के ही होते हैं। ध्यान रखें यहां पर जैसे ये घर घर पल पल, जैसे कि घर घर पल पल क्षण क्षण घड़ी घड़ी, ये सब भी जो है द्विरुक्त शब्दों के बीच में ही अथवा आ आने के पर भी अव्ययी भाव समास ही होता है। ये आपको बताओ तो घर घर है, पल पल है, ये पुनरुक्ति प्रकाश के अलंकार के भी होते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के ये एग्जाम्पल भी होते हैं, अलंकार के एग्जाम्पल भी रहते हैं। जिसे हम यहां पर देख सकते हैं घर घर पल पल, ये द्विरुक्त शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विरुक्त। द्विरुक्त शब्द होते हैं जो बहुधा अव्ययी भाव के ही रहते हैं, ठीक है ना। द्विरुक्त शब्द का बहुधा अव्ययी भाव के, ये जैसे भी इस प्रकार के शब्द आएंगे ये सारे जो है वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण रहेंगे। क्लियर है? और अगर बीच में ही आए आ आए पर भी अव्ययी भाव होता है, जैसे कि देखिए मन ही मन, साथ ही साथ, आप ही आप, धड़ाधड़, एकाएक, सरासर, ये देखिए द्विरुक्त शब्द है सारे, और ये अधिकांशतः अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल जो है वो रहेंगे। तो इस तरह से ये कुछ लक्षण थे यहाँ पर। और अब हम चलते हैं लक्षण जो है अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल, जो कह सकते हैं कि लक्षण और विशेषताओं के आधार पर, इसके पहचानों के आधार पर हम जो है इस अव्ययी भाव समास को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और इसके नियमों के आधार पर अब हम चलते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की ओर, उन एग्जाम्पल्स के आधार पर जो है हम पहचान कर पाएंगे कि अव्ययी भाव समास जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो लीजिए ये कुछ समस्त पद यहां पर स्थित है और इनके विग्रह करके हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है अव्ययी भाव समास कार्य करता है। तो देखिए यहां पर देखिए यथाशक्ति, यथा, यहां पर देखिए शब्द है यथा, यथा अर्थात यथा एक अव्यय है और हम लिखेंगे आज का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। इस तरीके से हम यहां पर ये विग्रह करते हैं। अब विग्रह, समास विग्रह जो होता है उसमें ये समस्त पद हो गया, और समस्त पद को हम जैसे ही विग्रह करेंगे उसके एक एक अंक को अलग करेंगे तो वो समास में बदल जाएगा, समस्त पद में बदल जाएगा, और इसमें इसे हम जो है समस्त पद कहेंगे। इस तरीके से ये शब्द जो है सामने निकल आता है और इसका विग्रह जो है इस प्रकार से होगा। फिर है प्रतिशत, इसका होगा प्रत्येक शत। क्या होगा? प्रत्येक शत। शत का मतलब कह सकते हैं कि सैकड़ा, 100 से संबंधित। ओके, इस तरीके से देख सकते हैं प्रत्येक शत। फिर देखिए साफ, साफ अर्थात साफ के बाद साफ, साफ के बाद साफ। फिर है दिनों दिन, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, दिनों दिन। इस तरीके से इसका, इन शब्दों का जो वो विग्रह होगा। ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, किस तरीके से समास विग्रह होगा, या यदि आपके सामने ये विग्रह आ जाए तो किस तरीके से इसको समस्त पद में आप तब्दील कर सकते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से अगर इस प्रकार के भी कोई आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत होते हैं तो उनको इस तरीके से जो है समस्त पद में तब्दील किया जा सकता है। फिर देखिए आप ही आप ही आप। फिर है अनजाने, अनजाने शब्द का विग्रह होगा बिना जानकर, बिना जानकर। फिर है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि अर्थात वृष्टि की अति, वृष्टि की अति। वृष्टि का मतलब बरसात से है, जहां पर, या किसी और से भी ले सकते हैं, किसी रुपयों की बारिश हो सकती है, या कह सकते हैं कि बारिश की अति हो जाए तो उसे अपन अतिवृष्टि के रूप में कह सकते हैं। इस तरीके से ये समस्त पद है और इनका विग्रह जो है इस प्रकार से होगा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिशत, प्रत्येक शत, सैकड़ा, साफ साफ, साफ के बाद साफ, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, आप ही आप,
अनजाने बिना जानकर, वृष्टि, अतिवृष्टि, वृष्टि की अति, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और यहाँ पर द्विरूप शब्द जो भी होगा अर्थात जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, इसके शब्द भी जो है यहाँ पर अव्ययीभाव समास के उदाहरण रहेंगे। और जिसका प्रथम शब्द जो है वो अव्यय हो अपने आप में और किसी भी प्रकार के परिवर्तन में उसका रूप नहीं बदल सकते, वो सारे ही जो है अव्ययीभाव समास के उदाहरण रहेंगे। देख ले, ऐसे भी आगे चलते हैं। इस तरीके से हमने यहां पर इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं कुछ और उदाहरणों की तरफ। अनुगमन एक शब्द है। अनुगमन, ये देखिए, अनु अपने आप में उपसर्ग कह सकते हैं या अवय भी है। अनुगमन मीन्स गमन के पीछे गमन, गमन के पीछे गमन। अनुस्मारक, स्मारक की तरह का पत्र। अनुकरण, करण मतलब करना, करण के अनुसार करना। अनुकरण का मतलब होता है किसी की नकल करना, किसी को देखकर कोई कार्य करना, ठीक है ना। अनुकरण करना मतलब कि हम जब किसी को देखकर उससे हम जो है जब प्रेरित होते हैं और उसको देखकर वो कार्य करते हैं, अथवा वो अनुकरणीय वो कहा जाता है, उसे अनुकरण कहा जा सकता है। करण मतलब करना, करण के अनुसार करना, जो भी करनी है उसको देखते हुए कार्य करना अनुकरण कहलाता है, ठीक है। आरक्षण, रक्षित किया हुआ, रक्षित किया हुआ मतलब कि किसी, जैसे कि किसी कम्युनिटी है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने किस तरह से तरीके से जो है रिजर्वेशन स्थापित किया हुआ है अलग अलग कम्युनिटी के लिए, अलग अलग जो है, जैसे कि 100 पोस्टें हैं तो उसके लिए इतनी पोस्टें जो है आरक्षित रहेगी, ठीक है। हम आरक्षण को लेकर बात कर सकते हैं। और आरक्षण में रक्षित किया हुआ किसी भी कम्युनिटी या कह सकते हैं किसी भी वर्ग के लिए जो सीटें रिजर्व हो उसे हम कह सकते हैं आरक्षण अर्थात रक्षित किया हुआ। एक एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर है कानो कान, कान ही कान। फिर है चला चली, चलने के बाद चलना, चलने के बाद चलना, इस तरह से देख सकते हैं आप। फिर है नालायक, जो लायक न हो, जो लायक न हो। निर्विवाद, बिना विवाद के, बिना विवाद के। अब है यहां पर एक और शब्द निर्भय, बिना भय के। फिर आपके सामने निकम्मा, यहां पर इसे करने का प्रयास करता हूं। निकम्मा, यहां शब्द है आपके निकम्मा। फिर है शब्द निगोड़ा। तो अब देखिए, निकम्मा जो काम न करता हो, जो काम न
करता हो वो क्या कहलाएगा? निकम्मा। जिसके पास कोई कार्य नहीं है या हो भी तो नहीं करना चाहता उसे हम कहेंगे निकम्मा। फिर है निगोड़ा, यानी बिना घुटने के, बिना घुटने के। गोड़ा का मीन्स पैर से होता है, गोड़ा का मीन्स पैर कह सकते हैं उसे। बिना घुटने के पैर का जो अंश रहेगा उसे हम गोड़ा, निगोड़ा मतलब बिना घुटनों के, घुटने जो है वो पैर के होते हैं, उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कुछ समस्त पद है जिनको हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। देखो अनुगमन, ये आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही विशेष समस्त पद है, उनका विग्रह है। अव्ययीभाव समास के ये एग्जाम्पल है जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनको पढ़े और इस तरह के और भी यदि आपको एग्जाम्पल जो ले सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़े, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं। इसी तरह के जो मैं आपको अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं अव्ययीभाव समास के, वो आपके लिए बेहतरीन रह सकते हैं। अनुगमन, गमन के पीछे गमन। अनुस्मारक, आपको बताओ तो रिमाइंडर, इसे हिंदी में कहते हैं रिमाइंडर। पारिभाषिक शब्दावली में जो है प्रशासनिक भाषा में इसे अनुस्मारक को रिमाइंडर कहते हैं। स्मारक की तरह का पत्र, मतलब कि जो आपको याद दिलवाए, स्मरण करवाए, ठीक है ना, स्मारक की तरह का पत्र। अनुकरण, करण के अनुसार कार्य करना। रक्षित किया हुआ, बात कर चुके हैं हम। कानो कान, एक एक, एक के बाद एक, कानो कान, कान ही कान में, मतलब कि पास में बैठा जो कान ही कान में बात को कर दिया, तो कानो कान, ठीक है ना। अर्थात चला चली, चलने के बाद चलना। दरअसल, दरअसल मैंने नहीं करवाया है, दरअसल का लिख देते हैं यहां पर। दरअसल देखिए, दरअसल, दरअसल का मीन्स होता है असल में। क्या होगा? असल में। इसका विग्रह होगा असल में। इस तरीके से देख सकते हैं। फिर नालायक, जो लायक न हो उसे हम क्या कहेंगे? नालायक, जो लायक न हो। फिर है निर्विवाद, यानी बिना विवाद के। फिर है निर्भय, बिना भय के। इस तरीके से आपने ये देखे। फिर आगे आपके निकम्मा, जो काम न करता हो। और निगोड़ा, जो बिना घुटनों के हो, और या गोड़ा पैर कह सकते हैं। और दरअसल, असल में। इस तरीके से ये कुछ विशेष यहां पर शब्द है जो वाकई में आपके किसी भी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, खासतौर से अभी जो आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन्हें देखे पढ़े, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों कि यहां पर ये शब्द वाकई में आपके लिए बेहतरीन रहे होंगे। इन्हें पढ़ें और बार बार इस तरह के और भी शब्दों को पढ़कर आप अपनी तैयारी को जाए, आपकी जो तैयारी निमित्त तलवार है उसे नुकीली कर सकते हैं। लीजिए आगे। अब है आपके निमंत्रण, अर्थात बलि प्रकार से, बलि प्रकार से मंत्रण। फिर है निरामिष, बिना आमिष के, बिना आमिष मतलब कि मांस के। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। पहले पहल, सबसे पहले। फिर है पराजय, जय से परे। फिर है प्रतिहिंसा, हिंसा के बाद।
हिंसा, हिंसा के बाद हिंसा, प्रतिफल, फल के बदले फल। देख ले मित्रों, यहां पर निमंत्रण, बलि प्रकार से मंत्रण, निरामिष जो बिना मांस के रहता हो, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, पहले पहल, सबसे पहले, पराजय, जय से परे, जो जय से परे हो, बहुत ही जय नहीं हो सकती, उसे हम कह सकते हैं पराजय। प्रतिहिंसा, हिंसा के बाद हिंसा, प्रतिफल, फल के बदले फल, प्रतिबिंब, बिंब का बिंब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बिंब का बिंब, बिंब का बिंब, बिंब का बिंब, प्रतिबिंब। और अब आता है शब्द प्रतिरक्षा, बहुत ही अच्छा शब्द है ये भी, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा के लिए शब्द होगा रक्षा के लिए, इसका विग्रह होगा रक्षा के बदले रक्षा, प्रतिरक्षा। इस तरीके से देखिए, निमंत्रण, बलि प्रकार से मंत्रण, निमंत्रण और आमंत्रण में फर्क होता है। आमंत्रण में केवल आप स्टेज में आपको बुलाया जाता है या कुछ देर के लिए बुलाया जाए, वैसे आमंत्रण केवल, निमंत्रण में हमेशा जो है वो खाने का जिक्र रहता है खासतौर से। लेकिन यहाँ पे होंगे बलि प्रकार से मंत्रण, मतलब कि सभी प्रकार से आपको जो है वो बुलाया जाता है अच्छे से खाने पीने के लिए साथ में, ठीक है ना। निरामिष, बिना आमिष, बिना मांस के, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, पहले पल, सबसे पहले, पराजय, जय से परे, प्रतिहिंसा, हिंसा के बाद हिंसा, प्रतिफल, फल के बदले फल, प्रतिबिंब, बिंब का बिंब, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और प्रतिरक्षा, रक्षा के बदले रक्षा। इस तरह से ये समास है और ये विग्रह है। इस प्रकार के शब्दों को भी पढ़े और इस प्रकार के और भी जो शब्द हो उनको अपनी शब्दावली में जो है शामिल करें और उनमें अव्ययीभाव समास को ढूंढने का प्रयास करें। किस तरीके से यहाँ पर जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण रहेगा, देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरह से मित्रों यहां पर हमने कुछ विशेष शब्दों का अध्ययन किया जो अव्ययीभाव समास के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकते हैं। इस समास से, समास के इस भेद से आपके सामने इनमें से कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है उपटक हो सकता है। इन्हें भली बात ही पढ़ें और अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन करने का प्रयास करें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं फूटम फूट। अब देखिए फूटम फूट, फूट के बाद फूट, फूट के बाद और फूट भी कह सकते हैं, लगे आगे फूट के बाद फूट। फिर है भागम भाग, भागने के बाद भागना, भागने के बाद भागना, भागम भाग। मरणोपरांत, मरने के उपरांत, मरने के उपरांत, ओके। फिर है यथाशक्ति, शायद हम लिख चुके हैं ये, पुनः एक बार, शक्ति के अनुसार। फिर है हर पल, प्रत्येक पल, प्रत्येक पल। फिर है सार्थक, अर्थ के सहित, अर्थ के सहित। फिर है सप्रसंग, प्रसंग के सहित। इस तरीके से कुछ और ही एग्जाम्पल है जो यहां पर आपके सामने प्रस्तुत है, जैसे कि फूटम फूट, फूट के बाद फूट, भागम भाग, भागने के बाद भागना, मरणोपरांत, मरने के उपरांत, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार,
परिवार, एक और शब्द यहां पर छू के हम परिवार, देखिए इस तरीके से परिवार शब्द है यहां पर परिवार। तो परिवार का रहेगा, परिवार नहीं, यहां पर सपरिवार होगा। क्या होगा? सपरिवार। और सपरिवार का होगा परिवार के साथ। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है किसी भी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, आई थिंक आरएस में पूछा गया है या फर्स्ट ग्रेड में। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न सपरिवार जो है इसके विग्रह को पूछा गया था कि इसका विग्रह क्या रहेगा। तो ध्यान रखना, सपरिवार का होगा परिवार के साथ। बेहतरीन प्रश्न है ये। जो भी आपके सामने मैंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं यहाँ पर अविभाव समास के, ये कहीं ना कहीं एग्जामिन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनते हैं। और कई इनमें से ऐसे प्रश्न भी हैं जो पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस तरह मित्रों, आज हमने तमाम उदाहरणों के माध्यम से अविभाव समास को पुष्ट करने का प्रयास किया। और उससे पहले हमने बात की संधि और समास में अंतर को लेकर, कुछ मुख्य बातों में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है संधि में और समास में, उसको देखने का प्रयास किया। तत्पश्चात हमने बात की अविभाव समास के समास का प्रकार, पहला अविभाव समास समास जिसमें उसके लक्षण, उसकी विशेषताएं, उसकी पहचान के कुछ ऐसे नियम जिसके आधार पर हम भलीभांति जो है पहचान पाएंगे कि ये अविभाव समास का एग्जाम्पल है। और तत्पश्चात यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन उदाहरणों के माध्यम से उन लक्षणों, पहचानों को यहाँ पर पुष्ट करने का प्रयास किया जो हमने पहले स्लाइड पर बताई गई थी। तो इस तरह से मित्रों, इस स्लाइड को भी आप देख लें एक बार अच्छे से। आशा है मित्रों कि अविभाव समास के एग्जाम्पल आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे और इन्हें बार बार पढ़ते रहें। हम इस प्रकार से एक एक समास को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके समक्ष लक्षण, पहचान, परिभाषाएं और तमाम उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का उचित प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ हैं और हमेशा बने रहेंगे। आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतरीन कक्षाएं उपलब्ध हो पाएगी। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।